Let me share my screen. Okay, whiteboard. जी, तो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं of any kind, do let me know before we get started. एग्ज़ाम्स आप लोगों के नेक्स्ट वीक में हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट है, कुछ सब्जेक्टिव पार्ट है। मेरे ख्याल में 2 लेक्चर हमारे पास बचे हैं, एक लेक्चर आज है और एक परसों है। टुडे होपफुली विल बी एबल टू फिनिश चैप्टर 4। फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह, विच इज़ चैप्टर 5, जिसमें आप मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस जो है वो प्लॉट करते हैं फॉर द ट्रांसफर फंक्शंस ऑफ इंटरेस्ट। आज हम जो हमारी पॉलीफेज डिकम्पोजिशन की डिस्कशन है, हम उसको रैप अप करेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो। चले, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम्स जो कि हमने पिछली दफ़ा भी ड्रॉ की थी। तो कुछ हम उनको दोबारा से रिपीट करेंगे प्रीवियस डिस्कशन को, सो दैट के वी फील कंफर्टेबल एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अगली चीज़ यही है बेसिकली कि जो पॉलीफेज डिकम्पोजिशन हमने लर्न किया तो हम उसको अप्लाई करेंगे फॉर 2 स्पेसिफिक सिस्टम्स। कौन से सिस्टम्स हैं? जो कि इंटरपोलेटर और डेसिमेटर सिस्टम्स हैं। चले, ओके, तो हम चैप्टर 4 में बेसिकली वी टच्ड द बेसिक्स ऑफ मल्टी रेट डीएसपी। तो मल्टी रेट डीएसपी में बहुत कुछ है, यानी देयर इज अ होल ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू इट। लेकिन अभी जो चीज़ आप लोगों ने लर्न की है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू लेक्चर्स, उसमें हमने कुछ स्पेशल ऑपरेशंस लर्न किए यूजिंग द मल्टी रेट डीएसपी टेक्निक्स। अब वो कौन से ऑपरेशंस थे? वो ये कि इफ़ यू हैव अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट, तो हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स सैम्पलिंग रेट इन अ सिस्टमैटिक वे। व्हेन आई से सिस्टमैटिक वे, दैट मीन्स कि हम सैम्पलिंग रेट को इस तरह से डिक्रीज करेंगे कि किसी तरह की एलियसिंग ना हो, या किसी तरह का जो स्पेक्ट्रम जो है इट रिमेन्स प्रिजर्व। तो उसमें जो शिफ्टेड कॉपीज हैं तो दे डू नॉट गेट ओवरलैप्ड विद द ओरिजिनल कॉपी। तो हम डेसिमेशन जब करते हैं उस टाइम भी हम फिल्टरिंग करते हैं, बट एट दैट टाइम वी कॉल द फिल्टर द एंटी एलियसिंग फिल्टर। और जब हम इंटरपोलेशन करते हैं उस वक्त भी हम फिल्टरिंग करते हैं, लेकिन उस टाइम हम उस चीज़ को that filtering is used basically to get rid of the shifted copies. So those were the special operations we learned, ठीक है, during the last few lectures, and then we moved to this new topic which was polyphase decomposition. Polyphase decomposition किस चीज़ की हो रही है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HFN. What is HFN? HFN is a sequence, but it's a special sequence. किस सेंस में ये स्पेशल है? Because it is the impulse response of some LTI system. तो एक्चुअली यानी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम एक सिस्टम की मैनिपुलेशन करना सीख रहे हैं। इनके इवन दो कि हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन दिस सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सिस्टम, ठीक है। यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलटीआई सिस्टम्स, ठीक है। तो एलटीआई सिस्टम्स के लिए ही एक तरह से हम पॉलीफेज डिकम्पोजिशन सीख रहे हैं। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें अल्टीमेटली यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है या व्हाट इज द होप, ठीक है, किस चीज़ के लिए हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं। द होप इज दैट के जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ योर एलटीआई सिस्टम इट विल डिक्रीज। तो वो कैसे डिक्रीज होगी? तो आज हम उसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे बाय मींस ऑफ इंटरपोलेटर सिस्टम और डेसिमेटर सिस्टम। तो जो इंटरपोलेटर सिस्टम और डेसिमेटर सिस्टम आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो हम उन सिस्टम्स पे पॉलीफेज डिकम्पोजिशन अप्लाई करेंगे एंड विल सी के हाउ मच saving we have achieved in terms of additions and multiplications. Okay, right.
तो हमारे पास टेक्स्ट बुक में ब्लॉक डायग्राम्स मौजूद हैं, बट दे आर इन जेनेरिक फॉर्म, कि उसमें वो कैपिटल एम कैपिटल एल स्पेसिफाई नहीं करते, एंड देन दे ड्रॉ द स्पेसिफिक ब्लॉक डायग्राम्स। उसके अलावा भी आप यूँ कह लें कि उसमें जो इंडिविजुअल एनोटेशंस हैं वो मिसिंग हैं, कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमने पिछले लेक्चर में वी स्पेंट एनफ टाइम कि हमने इंडिविजुअल जो ब्लॉक्स हैं उनकी आउटपुट्स पे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और हमने आउटपुट को स्केच करने की कोशिश की टू फिगर आउट के व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आज मैं वही ब्लॉक डायग्राम फिर दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ, एंड जैसे हमने पिछली दफा किया था वैसे ही हम दोबारा करेंगे कि वी नीड टू टेक एन एग्जांपल। ठीक है, यानी हमने जेनेरिक फॉर्म में ब्लॉक डायग्राम नहीं बनानी है, बल्कि विल ट्राई टू एग्जाम्पलीफाई इट सो दैट के थिंग्स बिकम इजी फॉर अस। तो पॉलीफेज डिकम्पोजिशन ऑफ एच ऑफ एन, और यहाँ मैं ब्रैकेट्स में लिख भी देता हूँ कि आपने एच ऑफ एन के सब सीक्वेंसेस बनाने हैं। कितने सब सीक्वेंस बनाने हैं? फॉर एग्जांपल के कैपिटल एम बनाने हैं। तो इट कुड बी एनी अदर नंबर एज वेल, यानी कि कैपिटल एम इस चैप्टर में हमें लग रहा है कि इट इज अ नंबर विच इज एफिलिएटेड और एसोसिएटेड विद द डेसिमेटर सिस्टम। ऐसा नहीं है, आप कोई भी और चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, कैपिटल के लिख सकते हैं, कैपिटल पी लिख सकते हैं, कुछ भी। मकसद यही है कि एक सीक्वेंस है, आपने उसके सब सीक्वेंसेस बनाने हैं, और वो इंटीजर होंगे ऑफ कोर्स। मैं आपसे कहूंगा कि ये एक इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, इसको 3 सब सीक्वेंसेस में आप मुझे जो है वो स्प्लिट कर दें, या 4 सब सीक्वेंसेस में स्प्लिट कर दें। ऐसा नहीं कहूंगा कि इसको 3.1 सब सीक्वेंसेस में स्प्लिट कर दें। तो जो भी नंबर है यहाँ पे कैपिटल एम है या कोई भी और नंबर होगा, तो इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल के माई एम इज 3, तो उस केस में वो स्प्लिटिंग कैसे होती है? तो वी ड्रू इट लास्ट टाइम कि एच ऑफ एन है, तो आप क्या करेंगे? जैसे अब 3 हिस्से हैं, तो सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको 3 ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। उसके बाद क्या कि जो टॉप ब्रांच है, इट डज नॉट गो थ्रू एनी टाइम एडवांस या टाइम डिले। जो सेकंड ब्रांच है उसको आप टाइम एडवांस देते हैं बाय 1। जो थर्ड ब्रांच है उसको आप टाइम एडवांस देते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ बाय 2 टाइम पीरियड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? यू नीड टू डू डेसिमेशन बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल एम। वो फैक्टर कितना है? कैपिटल एम हमने 3 स्पेसिफाई किया हुआ है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट ब्रांच है उसमें भी आप 3 के फैक्टर से डेसिमेशन करेंगे, उससे जो नेक्स्ट ब्रांच है उसमें भी आप 3 के फैक्टर से डेसिमेशन करेंगे। तो जब आप ये काम कर लेते हैं, तो वट एवर यू गेट एट द आउटपुट, तो दीज आर द पॉलीफेज कंपोनेंट्स। ये वो सब सीक्वेंसेस हैं जो आपको चाहिए थे, और हम उनको कैसे लेबल करते हैं? वी लेबल देम विद ई एंड देयर फंक्शन ऑफ एन। तो हम ई ऑफ एन लिखते हैं, और क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा सब सीक्वेंसेस हैं, तो इस वजह से फिर हम उनकी इंडेक्सिंग भी करते हैं। ये जो सबसे पहला है तो वो E0 है, उसके बाद E1 है, फिर E2 है। और इन जनरल अगर आप मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखना चाहें कि ई के ऑफ एन जो है वो आप कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्टेन्ड इन दिस वे कि एच ऑफ एन कैपिटल एम प्लस के। अब ये जो रिलेशनशिप आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो यही है कि पहले स्टेज पे, यानी कि डेसिमेशन ब्लॉक की इनपुट पे जो चीज है, दोज आर द सीक्वेंसेस एच एन प्लस के। यानी यहाँ पे जो सीक्वेंस है दैट इज एच ऑफ एन, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो एन प्लस 1 है, नीचे जो सीक्वेंस है वो एच एन प्लस 2 है। इन जनरल ये एच एन प्लस के है। कि जब आप डेसिमेशन करते हैं बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल एम, तो जहां जहां एन है वहां पे आप एन को रिप्लेस कर देते हैं विद एन कैपिटल एम। तो दिस इज हाउ you obtain the polyphase components from the sequence itself। तो इस केस में 3 polyphase components आ गए, और जैसे हमने कहा था कि अगर हम आपको कोई भी arbitrary h दें, कोई प्लॉट हम आपको देते हैं, तो you should be able to draw the output, ठीक है, एट ईच इंडिविजुअल ब्लॉक। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक की आउटपुट जो है वो आप टाइम डोमेन में यू शुड बी एबल टू प्लॉट, गिवन दैट के यू नो हाउ टू प्रोसीड। और अब ये जो ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई है, तो व्हाट डू यू कॉल इट? यू कैन कॉल इट द पॉलीफेज डीकम्पोजिशन। देखिए टेक्स्ट बुक में आपके पास मजीद भी कुछ ब्लॉक्स हैं, लेकिन वो डीकम्पोजिशन के बाद फिर दोबारा से
जो पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो डीकम्पोजिशन है वो सिर्फ यहाँ तक होती है, यहाँ पे एंड हो जाती है। तो आपने एक सीक्वेंस को सब सीक्वेंसेस में ब्रेक कर लिया है। और फिर हम चेक करना चाह रहे थे कि डिड वी डू द राइट थिंग और नॉट। तो फिर हमने जो है वो एक सेकंड ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये चीज मेक श्योर की थी कि जो पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं, इफ वी कंबाइन देम अप्रोप्रिएटली तो वी डू गेट द ओरिजिनल सीक्वेंस बैक। ठीक है, तो अब हम पॉलीफेज कंपोनेंट्स अगर हमारे पास हैं और अगर हम उनको रिकम्बाइन कर रहे हैं दोबारा से, तो हमें वही चीज़ मिलती है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले हमने अप सैम्पलिंग की थी। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो अप सैम्पलिंग है दैट इज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, जो हमने पहले टाइम एडवांस किया था तो वो टाइम एडवांस हमें रिटर्न करना है। तो टॉप ब्रांच में कोई टाइम एडवांस नहीं था, वो एज इट इज रहेगी। सेकंड ब्रांच में एक टाइम एडवांस था, तो उसके बदले में आपको टाइम डिले करना है। और जो थर्ड ब्रांच है उसमें आपने 2 यूनिट्स टाइम एडवांस किया था, तो आपको 2 यूनिट्स का आपको डिले चाहिए। एंड वंस यू हैव दैट, फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ द ब्रांचेस टुगेदर। जब आप एडिशन करते हैं तो होपफुली यू विल गेट द एच ऑफ एन बैक। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसको आप लेबल कर सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम को कि वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग द एच ऑफ एन from polyphase components। तो आज यानी कि मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल सीक्वेंस लेके और मैं आउटपुट्स कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टुडे वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। वो काम हम पिछली दफ़ा कर चुके हुए हैं। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, एम्बिग्विटीज हैं, क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, तो डू लेट मी नो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते जाएंगे। ओके, और फिर फर्दर हमने कुछ सिंप्लीफिकेशंस की थी, वो सिंप्लीफिकेशंस हम दोबारा यहाँ पे शो कर देते हैं। तो व्हाट वर दोस सिंप्लीफिकेशंस, तो ये हमारे पास अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करें तो दिस वाज द ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम कि टॉप जो ब्रांच है उसमें कोई टाइम एडवांस नहीं है, और फिर आप डेसिमेशन कर लेते हैं बाय फैक्टर ऑफ 3। हमने एज्यूम किया हुआ है कि कैपिटल एम जो है वो 3 है। और फिर सेकंड ब्रांच में 1 यूनिट के साथ टाइम एडवांस है, थर्ड ब्रांच में 2 यूनिट्स के साथ टाइम एडवांस है। और फिर जब टाइम एडवांस आप कर लेते हैं तो फिर आप वही डेसिमेशन करते हैं, और जब आप डेसिमेशन कर चुके होते हैं तो फिर आपको पॉलीफेज कंपोनेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, E0, E1, E2। तो ये आपके पास ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें अगर आप सेविंग्स के लिए कुछ इनिशियली आप कुछ कंप्यूटेशन करना चाह रहे हैं, तो आप यही नोटिस करते हैं कि जो सेकंड ब्रांच है उसमें आपका जो टाइम एडवांस है दैट इज बाय अ फैक्टर ऑफ 1। फैक्टर का मतलब है कि एक टाइम यूनिट का आपने टाइम एडवांस किया है। और जो थर्ड ब्रांच है उसमें आपने 2 टाइम यूनिट्स के बराबर जो है वो आपने टाइम एडवांस किया। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो वो हम लोग करते हैं। तो लेट मी डू दैट। तो उससे आपका जो है वो एक डिले एलिमेंट जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा, यानी कि वो सेव हो जाएगा। अब ये जो सेकंड में स्केचिंग कर रहा हूँ, तो वो टॉप जो हमारे पास डायग्राम है उसी की माइनर मॉडिफिकेशन है, लेकिन इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ हार्डवेयर। तो अब ये जो मैं स्केचिंग कर रहा हूँ इसको आप देखें, और टॉप जो डायग्राम है उसके साथ आप वेरीफाई करें एंड कन्विंस योरसेल्फ के बोथ डायग्राम्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, लेकिन जो बॉटम जो डायग्राम है तो उसमें हमारे पास सेविंग हो रही है ऑफ द डिले ब्लॉक। ठीक है, एक डिले ब्लॉक आप बचा रहे हैं। तो अभी के लिए जो सेविंग है इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन बाद में जाके जब हम मजीद चेंजेस करेंगे तो यू विल सी के देयर कुड बी एक्सटेंसिव सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो अब ये जो बॉटम पे जो ब्लॉक डायग्राम है तो उसमें आप देखें कि हमने जो डिले एलिमेंट्स
यानी चाहे आप z लिखें और चाहे आप z इनवर्स लिखें, इन जनरल हम इनको डिले एलिमेंट्स कहेंगे। वैसे तो z को एडवांस एलिमेंट कहना चाहिए और z इनवर्स को डिले एलिमेंट कहना चाहिए, लेकिन जनरलाइज सेटिंग में जब भी आपको z नजर आ रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव पावर्स में, एटलीस्ट कहने की हद तक आप उनको डिले एलिमेंट्स कह सकते हैं। वरना अगर उनकी जो जो ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहे हैं प्रिसाइजली, तो उसमें यही है कि z का मतलब है कि टाइम एडवांस और z इनवर्स का मतलब है कि टाइम डिले। एंड आई एज्यूम के ये चीज ऐसी है कि उसमें यू गाइस नो के z या z इनवर्स में z इनवर्स को हम टाइम डिले क्यों कह रहे हैं और z को टाइम एडवांस क्यों कह रहे हैं। क्योंकि z की जब आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो दैट बिकम्स डेल ऑफ n प्लस वन। तो वो एक ऐसा सिस्टम है जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स डेल ऑफ n प्लस वन है, तो वो टाइम एडवांस कर रहा है। और z इनवर्स का मतलब है कि डेल ऑफ n माइनस वन ऐसा सिस्टम है जो कि इनपुट को एक टाइम यूनिट डिले कर रहा है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम एक नेक्स्ट हम एक ब्लॉक डायग्राम हम बनाते हैं। So we are just preparing ourselves to apply the polyphase decomposition to the decimator interpolator systems. Let me see. चलो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को कंसल्ट कर लूँ so that I end up making the right diagram. Okay, ठीक है। तो हमारी एग्जांपल उसी तरह से सेट है कि हमने कैपिटल एम को अपने जहन में फिक्स किया हुआ है टू 3, ठीक है, सो दैट के हमारे लिए आसानी रहे इन आवर डिस्कशन। अब ये एक हमारे पास नई जो है वो ब्लॉक डायग्राम है, और लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पे कुछ भी लिख लें, वाई लिख लें। ओके, ये डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो गई है। और अब ये जो चीज़ मैं बॉक्स कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि दैट इज माय फिल्टर एच एफ जी। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये एक तरह से इस तरह की ब्लॉक डायग्राम है कि जिसमें आपके पास एक एल सिस्टम है जिसका फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स या ट्रांसफर फंक्शन एच एफ जी है। उसकी इनपुट पे आप एक्स ऑफ एन अप्लाई करते हैं, आउटपुट पे आपको वाई ऑफ एन मिलता है। और अगर आप देखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि टॉप ब्लॉक डायग्राम और बॉटम में जो ब्लॉक डायग्राम है दे आर इक्विवेलेंट, तो दैट मीन्स के जो एच एफ जी है उसका आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ईज। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन कैसे आएगा, वो यही होगा कि ई जीरो जी टू पावर 3 प्लस जी इनवर्स ई वन जी टू पावर 3 और फिर प्लस जी टू पावर माइनस 2, क्योंकि दो दफ़ा जी इनवर्स हो गया है, और ई सबस्क्रिप्ट 2 और आर्ग्यूमेंट में जी टू पावर कैपिटल 3। और इन जनरल आप इसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। एच ऑफ जी कैसे आ रहा है कि समेशन है, काफ़ी सारी टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, कैपिटल एम टर्म्स हैं, और जो आपके पास वेरिएबल यूज हो रहा है फॉर इंडेक्सिंग वो के है, के गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल एम माइनस वन। और फिर आप लिख सकते हैं कि जी टू पावर माइनस के जनरलाइज फॉर्म में कैपिटल ई सबस्क्रिप्ट के जी टू पावर कैपिटल एम। तो ये आपके पास जनरलाइज नोटेशन हो जाएगी। अब फिर ये है कि ऑल ऑफ अ सडन आप लोग कह रहे होंगे कि व्हाट इज दिस ई के जी टू पावर एम। ठीक है, तो इसमें भी ये है कि सबसे पहले तो आप ई सबस्क्रिप्ट के और जी लिखें। ठीक है, जी टू पावर एम एक अलहदा चीज़ है, उसको हम बाद में देख लेंगे। पहले ये फिगर आउट करते हैं कि
ई सबस्क्रिप्ट के फंक्शन ऑफ जी, ये कौन सी चीज है? तो दिस इज एक्चुअली द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ विच सिग्नल? स्मॉल ई सबस्क्रिप्ट के ऑफ एन। ठीक है, तो ई के ऑफ एन क्या चीज है? स्मॉल ई सबस्क्रिप्ट के ऑफ एन, दैट इज द kth पॉलीफेज कंपोनेंट। जब आप इसकी जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है, तो यू गेट कैपिटल ई। ठीक है, स्मॉल ई के बजाय कैपिटल ई लिखेंगे टू रिप्रेजेंट कि जी ट्रांसफॉर्म हो गया है, के वैसे ही रहेगा, और एन के बजाय आपके पास आ जाएगा जी। तो ई के ऑफ जी जो है दैट इज द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ द kth पॉलीफेज कंपोनेंट। ठीक है, तो अब जो टॉप ब्लॉक डायग्राम में आपको नजर आ रहा है वो ये कि जो भी आपका फिल्टर है, जैसा भी फिल्टर है, यानी बाद में हम इस पे बात करेंगे कि ये डेसिमेशन फिल्टर है या इंटरपोलेशन फिल्टर है, तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको ये बता रही है कि जैसा भी आपका फिल्टर है आप उसके पॉलीफेज कंपोनेंट्स बना लें। फिर हर पॉलीफेज कंपोनेंट जो है उसकी जो इनपुट है उसमें आप अप्रोप्रिएट जो है वो डिलेज इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर जब आप अपना इनपुट सिग्नल गुजारेंगे तो इनपुट सिग्नल जो है वो सारे जो इंडिविजुअल पॉलीफेज कंपोनेंट के जो ब्लॉक्स हैं वहां से गुजर के जाएगा, और आप उनकी इंडिविजुअल जो आउटपुट्स हैं वो ऐड अप करेंगे। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर ओरिजिनल फिल्टरिंग ऑपरेशन। एक काम ये था कि जो भी आपका फिल्टर था आप उसको एज इट इज रहने दें और इनपुट गुजारें, और इनपुट का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है और जो फिल्टर है उसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है दे विल गेट मल्टीप्लाइड एंड देन यू विल गेट द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट। इक्विवेलेंट जो सिस्टम फिर बन रहा है पॉलीफेज डिकम्पोजिशन की वजह से वो ये है कि आप अपने फिल्टर को के पॉलीफेज कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, और हर पॉलीफेज कंपोनेंट जो है इट विल एक्ट एज एन LTS सिस्टम। तो हर पॉलीफेज कंपोनेंट का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं टू टेल द रीडर, यानी कि जो भी बंदा इस ब्लॉक डायग्राम को देख रहा है तो आप उसको बता रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर LTS सिस्टम है तो इट हैज दिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। तो अभी भी हमने सारी चीज़ें आप कह लें कि फिगर आउट नहीं की, क्योंकि अभी हमने ये पता चला है कि स्मॉल ई केस जो हैं उनकी जो जी ट्रांसफॉर्म है वो कैपिटल ई केस है। लेकिन अभी एक चीज़ और रहती है जो आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट है कैपिटल ई के का उसमें जी के बजाय जी टू पावर कैपिटल एम लिखा हुआ है, तो वो कहाँ से आ रहा है? तो अब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग हमें समझ आ जाएगी कि एक फिल्टर जो है उसके पॉलीफेज कंपोनेंट्स को आप अप्रोप्रिएट वे में जो है वो यूटिलाइज करेंगे, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल फिल्टरिंग ऑपरेशन। तो फिर हम अगली चीज पे जा सकते हैं विच इज बेसिकली द पॉलीफेज डिकम्पोजिशन ऑफ डेसिमीटर सिस्टम्स एंड इंटरपोलेशन सिस्टम्स। कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। I hope you guys are following what I'm trying to communicate during the last few lectures. तो कैपिटल M को 3 रख के ही हम चल रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारी जो डिस्कशंस हैं वो इजी हों हमारे लिए। और मैं जो पुरानी ब्लॉक डायग्राम है जो हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल की थी, मैं वही ब्लॉक डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रेफरेंस हमें फिर दोबारा से चाहिए। उसके बाद फिर जो नई ब्लॉक डायग्राम है जो अभी हमने स्केच किया है हम उसकी तरफ वापस आएंगे। और इस वक्त मैं जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है वो यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, जिसमें डिकम्पोजिशन भी है और रिकंस्ट्रक्शन भी है। ओके, तो ये हमारे पास ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम है पॉलीफेज डिकम्पोजिशन की, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और बाय नाउ वी शुड नो कि कौन से पॉइंट पे डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाती है, और फिर एक पॉइंट है उसे ऑनवर्ड जो है फिर रिकंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये डायग्राम मुझे रीस्केच करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जो नया हमने फॉर्मूला लिखा है और जो नई ब्लॉक डायग्राम हमने बनाई है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ई केस, जिसमें आप एक फिल्टर को उसके पॉलीफेज कंपोनेंट्स की टर्म में लिखते हैं, तो उसको हम समझाना चाह रहे हैं, उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं इस डायग्राम से। तो अब इस डायग्राम में अब ये जो पॉइंट है जिसको मैं जहाँ मैं वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास आउटपुट्स होती हैं उनको हम ई केस कहते हैं। जैसे पहली आउटपुट है तो हम उसको
E0 ऑफ n कह रहे हैं, जो नेक्स्ट आउटपुट है उसको हम E1 ऑफ n कह रहे हैं, जो उससे अगली आउटपुट है उसको हम E2 ऑफ n कह रहे हैं। तो फिर अब हम राइट साइड पे मजीद चले जाएं, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास इंटरपोलेशन हो रही है, तो इंटरपोलेशन जहाँ पे है तो वहाँ पे अगर आप आउटपुट को लिखना चाहें तो कैन यू राइट इट? आई एज्यूम के यस हम लिख सकते हैं। कैसे? रिकॉल करें कि एक इस तरह का ब्लॉक रिकॉल करें जिसमें आपके पास इंटरपोलेशन हो रही है बाय फैक्टर कैपिटल एल। तो इनपुट जब आपके पास एक्स ऑफ एन होती थी और आउटपुट को आप फर्ज किया कि वाई ऑफ एन कहते हैं, तो उसमें हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेशनशिप था बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। व्हाट वाज दैट रिलेशनशिप? एक्स ऑफ एन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखेंगे? कैपिटल एक्स E2 j ओमेगा, और वाई को कैसे लिखेंगे? कैपिटल वाई E2 j ओमेगा। And then there is a way to relate the input and output in frequency domain. And what's that relationship? कि आउटपुट कैपिटल वाई जो है वो इनपुट कैपिटल एक्स, लेकिन उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी स्केलिंग हो चुकी है, तो जहाँ पे जे ओमेगा है तो वहाँ पे जे ओमेगा को आप किससे रिप्लेस करेंगे? जे ओमेगा कैपिटल एल, ठीक है। और इसी चीज को फिर अब आप यानी कि DTFT के बजाय Z ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिख लें, तो कैपिटल वाई फंक्शन ऑफ Z, ठीक है, वो किस चीज के इक्वल है? कैपिटल एक्स, ठीक है। और फिर E2 j ओमेगा कौन सी चीज है? Z है, तो Z रेज्ड टू पावर कैपिटल L। तो वही चीज अब हम यहाँ पे करने लगे हैं कि ये जिस चीज को मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। मैं सिर्फ इस चीज को एक तरह से आप कह लें कि मैंने मैग्नीफाई करके या जूम करके यहाँ पे प्लॉट कर दिया है ये जो पर्टिकुलर स्टेज है। तो आप लोगों का जो फोकस है वो इम्पोर्टेंट है कि आप देखेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है इस ब्लॉक डायग्राम में जहाँ पे इनपुट्स जो हैं वो आपके पास स्मॉल ईज हैं, और जो आउटपुट्स हैं वो आपके पास अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज आउटपुट्स। तो इंटरपोलेशन हो रही है बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल 3। तो स्मॉल ई जो है उसको अगर आप Z ट्रांसफॉर्म डोमेन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कैपिटल E है सबस्क्रिप्ट 0 है और फंक्शन ऑफ Z, इसी तरह से कैपिटल E सबस्क्रिप्ट 1 है फंक्शन ऑफ Z, और कैपिटल E सबस्क्रिप्ट 2 फंक्शन ऑफ Z। तो फिर आपके पास जो आउटपुट है, क्योंकि इंटरपोलेशन हो रही है बाय फैक्टर ऑफ 3, तो आप आउटपुट कैसे लिखेंगे अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना चाह रहे हो? आप लिखेंगे कि कैपिटल E सबस्क्रिप्ट 0, जहाँ पे Z है तो उसके बजाय Z क्यूब, ठीक है। अभी जो हमने राइट साइड पे जो चीज एक्सप्लेन किया है, इसी तरह से कैपिटल E है सबस्क्रिप्ट 0 है सबस्क्रिप्ट 1 है, और Z के बजाय Z क्यूब है, और कैपिटल E2 और फिर Z के बजाय Z क्यूब। और इन जनरल क्या होगा कि इनपुट आपके पास क्या थी? E सबस्क्रिप्ट K Z, ठीक है। तो आउटपुट आपको कैसी मिलेगी? कैपिटल E सबस्क्रिप्ट K Z टू पावर M, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं इंटरपोलेशन वाले ब्लॉक्स, इनकी जो आउटपुट्स हैं तो वहां पे आपको किसी भी E के Z के बजाय आपको क्या चीज मिलती है? E के Z टू पावर M, वेयर M इज द फैक्टर ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें कि अब यहाँ पे जो आउटपुट है उसको आप क्या लिख रहे हैं? E0 Z क्यूब, और यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है? E1 Z क्यूब, और इसी तरह से यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है? E2 Z क्यूब। और फिर ये जो डिले एलिमेंट्स हैं उसके बाद आउटपुट लिख लें, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? वही चीज है, लेकिन वो Z इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गई है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होती है, Z इनवर्स E1 Z क्यूब, और फिर यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है? Z माइनस 2 E2 Z क्यूब। तो ये जो आपके पास एडर की जो आउटपुट है वो कैसे आप लिखेंगे? वो लिखेंगे आप E0 Z क्यूब प्लस Z इनवर्स E1 Z क्यूब, और फिर आप लिखेंगे प्लस Z माइनस 2 E2 Z क्यूब। और फिर इसको अगर आप जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? कि आपके पास इन जनरल कैपिटल E सबस्क्रिप्ट के Z टू पावर M है, कैपिटल M, और मल्टीप्लिकेशन किस चीज से हो रही है? Z टू माइनस K से हो रही है,
और इस समेशन में कितनी टर्म्स हैं, कैपिटल एम टर्म्स हैं, इंडेक्सिंग किससे कर रहे हैं, वेरिएबल के से कर रहे हैं, के गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल एम माइनस 1। और ये सब कुछ करने के बाद आपको मिल क्या चीज रही है, हमने कहा था कि इस एडर के बाद आपको एच ऑफ एन मिलता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपने रिलेशनशिप लिखना है तो आप लिखेंगे एच ऑफ जी इक्वल्स ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आई होप कि ये जो हमने एक्सरसाइज की है तो उसके बाद हम इस चीज़ को मोटिवेट करने में इनके हम सक्सेसफुल हो गए कि एक हमारे पास एक नया रिलेशनशिप आ गया है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपने डीकम्पोजिशन को देखना है तो हाउ डज इट लुक लाइक। ये आपका जो एच एफ जी है, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ऑफ योर फिल्टर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस फिल्टर को आपने डिजाइन करना है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एच एफ जी है। उसको आपने डीकम्पोज किया है इनटू कैपिटल ई सबस्क्रिप्ट के जो पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अभी हमने जो डायग्राम देखी है उससे पता चला कि जी टू पावर एम आएगा और हमारे पास समेशन जो है उसमें कैपिटल एम टर्म्स हैं और इंडेक्सिंग के से हो रही है विच गोज फ्रॉम 0 टू m माइनस 1। फिर ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास वो चीज़ आती है जो अभी हमने पिछली से पिछली स्लाइड पे ड्रॉ की थी। मैं उसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था एक्स ऑफ एन, हमने उसको एक डिस्क्रीट टाइम एलटीएस सिस्टम से पास किया जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जी था, आउटपुट हमारे पास वाई ऑफ एन आ गई, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो एच ऑफ जी है, ये चीज़ जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो हम इस फिल्टर की एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करें, यानी कि ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करें जिसमें हमारे पास कॉस्ट और कंप्यूटेशनल सेविंग्स हो। फिर हमने इस एच ऑफ जी को जो है वो ब्रेकअप कर दिया है यूजिंग दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमारे पास टॉप पे बनी हुई है, तो इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली स्केच करना है। तो हाउ डू वी स्केच इट, जैसे हमने कहा कि हम m की कोई वैल्यू ले लेते हैं, कैपिटल M इक्वल टू 3। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें 3 टर्म्स हो जाएंगी। तो सबसे पहली टर्म कौन सी है, अगर हम उस इक्वेशन को देखें तो E0 z टू पावर 3, कैपिटल ईज है क्योंकि z ट्रांसफॉर्म है, फिर E1 z टू पावर 3 और फिर E2 z टू पावर 3, ठीक है। और आप ये डॉटेड जो बॉक्स बना सकते हैं टू what happened, चलिए ये that is something I'm not able to figure out, it happens occasionally। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं। सर ये पॉलीफेज डीकम्पोजिशन की मतलब समझ नहीं आई, एप्लीकेशन या मोटिवेशन क्या है अगर सिग्नल्स की टर्म्स में हम बात करें। उसी की तरफ हम जा रहे हैं जी, उसी की तरफ हम जा रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चले मुझे जैम बोर्ड क्लोज ही करना चाहिए और मैं न्यू जैम बोर्ड लेता हूँ। जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए आई वुड सजेस्ट के जस्ट स्टे पेशेंट और अभी थोड़ी देर में जब हम सिस्टम के लिए बनाते हैं तो यू विल गेट टू नो के व्हाट्स एडवांटेज। जी बताएं सर। हम इसके अंदर पहले डेसिमेशन करते हैं, बाद में इंटरपोलेशन करते हैं, लेकिन हम इंटरपोलेशन कांस्टेंट को भी एम ही कह रहे होते हैं। मुझे इस चीज में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आप पिछले लेक्चर में मौजूद थे? जी जी सर, पिछले लेक्चर में मैंने यही क्वेश्चन किया था। इसका मतलब यही है कि एक चीज तो यानी सवाल से मुझे यही नजर आ रही है कि मे बी एज अ क्लास यानी आप सबको शायद ये जरूरत है कि जिस तरह से हमने पॉलीफेज डीकम्पोजिशन को एग्जाम्पलीफाई किया है कि हम कैपिटल एम स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके बाद फिर ये कि हम एक फर्जी सिग्नल भी स्केच करते हैं, फिर उसकी जो आउटपुट्स हैं वो सारे इंटरमीडिएट लेवल्स पे हम स्केच करते हैं। तो वो जो एक्सरसाइज है वो अगर आप 2 3 4 दफा अगर आप रीडू करेंगे तो होपफुली यू गाइज विल बी एबल टू गेट टू नो के व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हियर। तो जो चीज़ आप कह रहे हैं कि हम कैपिटल एम से डेसिमेट कर रहे हैं फिर कैपिटल एम से इंटरपोलेट कर रहे हैं, तो वो वही है कि जब तक आप उसको यानी कि कोई कैपिटल एम स्पेसिफाई कर लें, जैसे फर्ज किया आप कहें कि कैपिटल एम 3 है, इस तरह से कोई सिग्नल बना लें जिसमें 6 7 सैंपल्स हों, जब तक आप एक एग्जाम्पल करके उसको नेविगेट नहीं करेंगे, हर ब्लॉक पे आउटपुट वगैरह आप खुद से नहीं स्केच करेंगे आइसोलेशन में बैठ के या ग्रुप में बैठ के,
तब तक उसकी अप्रिसिएशन नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो फिर वाकई ऐसे है, जो सबसे पहला थॉट आता है हम सब लोगों के जहन में वो यही होता है कि वाई देयर इज अ नीड, कि पहले आप कैपिटल एम से डेसिमेशन कर रहे हैं, फिर कैपिटल एम से इंटरपोलेशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप वो हर पॉइंट पे आप आउटपुट्स देखते हैं तो फिर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई ऐसे चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब आपने कैपिटल एम से डेसिमेशन कर ली पहले, तो वो पॉइंट है जिसमें आपका जो सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो कैपिटल एम सब सीक्वेंसेस में स्प्लिट हो गया है। ठीक है, तो जैसे कैपिटल M3 आपने ले लिया, उसका मतलब ये है कि जो भी आपका सीक्वेंस था एच ऑफ एन कुड बी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सम सिस्टम, तो किसी एलटीए सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, कोई भी एच ऑफ एन है, और अभी के लिए हम FIR एच ऑफ एन एज्यूम कर रहे हैं, यानी ऐसा इम्पल्स रिस्पॉन्स जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। जैसे पिछले लेक्चर में जो एग्जांपल हमने की थी, तो उसमें हमने जो एच ऑफ एन एक फर्जी सिग्नल स्केच किया था, तो उसमें 6 सैंपल थे। ठीक है, तो दैट वाज एन FIR इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो फिर हमने क्या किया था, हमने कहा कि हमारे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है जिसमें 6 सैंपल्स हैं और हम इसको 3 सब सीक्वेंसेस में स्प्लिट करना चाह रहे हैं। फिर वो स्प्लिटिंग हम लोगों ने की। तो जब आप कैपिटल एम के साथ डेसिमेशन कर रहे हैं तो वो आपके पास आउटपुट पे जो 3 ब्रांचेस हैं, तो वो आपके पास पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं, यानी कि एक बड़े फिल्टर के बजाय 3 छोटे फिल्टर्स। बड़े और छोटे का मतलब ये है कि दे विल रिक्वायर लेसर कंप्यूटेशंस, और उनका हार्डवेयर भी जो है वो कम होगा कंपेयर टू द ओरिजिनल फिल्टर। ठीक है, या अगर आपने वैसे ही सॉफ्टवेयर में फिल्टर बनाया हुआ तो दैट मीन्स के FPGA में अगर आपने ये फिल्टरिंग करनी है तो दैट मीन्स के इट विल रिक्वायर लेस मेमोरी। तो एक बड़े फिल्टर को आपने 3 छोटे फिल्टर्स में स्प्लिट कर दिया, जो हम पिछले लेक्चर में जो काम हमने किया था। इन जनरल क्या होगा कि हम एक बड़े फिल्टर को कैपिटल M सब सीक्वेंसेस में या कैपिटल M स्मॉल फिल्टर्स में स्प्लिट करेंगे। फिर जो आगे जो काम हो रहा था फौरन उसके बाद, डीकम्पोजिशन के फौरन बाद, कि आप इंटरपोलेशन कर रहे थे बाय फैक्टर ऑफ M, तो वो आप कह लें कि दैट वाज जस्ट चेकिंग। जैसे आप कोई भी कोड लिखते हैं फिर आप उसकी चेकिंग करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग करते हैं कि आपका कोड जो है इज इट डूइंग द राइट थिंग और नॉट, यानी कि जो जॉब आपने उसको असाइन किया है तो कोड बाकी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो या कोई आप हार्डवेयर बना रहे हैं तो उसकी भी आप फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। तो डेसिमेशन से ऑनवर्ड जितने भी ब्लॉक्स हैं तो वो टेस्टिंग का हिस्सा है, कि जिसमें आप देख रहे हैं कि जो डीकम्पोजिशन आपने की है वो ठीक है कि नहीं। वो कैसे आपको पता चलेगा? वो यही कि अगर आपने एक चीज को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ा था तो अब वो आप जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको दोबारा जोड़ें और फिर देखेंगे वही चीज बनती है कि नहीं बनती। जैसे लीगो ब्लॉक्स में मामला है कि आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, पीसेस को मिला के एक बड़ी चीज बना सकते हैं, उसी बड़ी चीज को आप तोड़ देते हैं तो फिर इंडिविजुअल जो हिस्से हैं वो बन जाते हैं। तो जो इंटरपोलेशन से ऑनवर्ड के जो ब्लॉक्स हैं वो कंफर्मेशन है, वेरिफिकेशन है कि आपके पॉलीफेज कंपोनेंट्स ठीक हैं कि नहीं। तो उस वेरिफिकेशन में हमें ये पता चलता है कि हमने जिस फैक्टर से पहले सैंपल ड्रॉप किए थे उसी सैंपल से हम उसी फैक्टर से हम सैंपल्स को इंटरपोलेट करेंगे। फिर जो पहले हमने टाइम एडवांस लिए थे, बारो किए थे हमने, उसी तरह से हमने टाइम डिलेज देने हैं। फिर जब आप चीज़ों को एडअप करेंगे तो यू विल गेट योर ओरिजिनल सीक्वेंस बैक। ठीक है, तो वो ये मामला है। और अब जो है जो चीज़ हम आज अभी तक कर रहे हैं, जो डिस्कशन हुई है उसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने उसी ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम को जिसमें डीकम्पोजिशन और रिकंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट था, हमने उन दोनों पार्ट्स को दोबारा से रीड्रॉ किया और फिर हमने एक नई ब्लॉक डायग्राम जो है वो बनाना सीखी, जिसमें हमें पता चला कि अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से जब हमने अपने फिल्टर को पॉलीफेज कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया है तो हमें किस किस तरह के ब्लॉक्स चाहिए होंगे। अब ये काम जो है वो अभी आगे, यानी कि जैसे ही हमारी ये डिस्कशन कंक्लूड होती है तो मुझे इस डिस्कशन को आगे लेके जाना है, जिसमें हम पॉलीफेज डिकम्पोजिशन को अप्लाई करेंगे डेसिमेटर सिस्टम के लिए, इंटरपोलेटर सिस्टम के लिए। तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको किस तरह की कॉम्पिटिशनल सेविंग्स हुई हैं। तो शायद अभी मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि अभी के लिए तो मे बी यू गाइस जस्ट लिसन टू मी, यानी अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि यू गाइस आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट, तो फिर इसमें ये है कि आप अभी सुन लें जो अभी हम अगली चीज़ें कर रहे हैं, और फिर लेक्चर के एंड पे भी हम बात कर लेते हैं। और जैसे मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 5 की तरफ चले जाएं, तो अगर ये जो क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग पॉलीफेज डिकम्पोजिशन, ये इफ दे परसिस्ट, तो हम अगले लेक्चर का भी जो स्टार्टिंग कुछ हिस्सा है, पहले 30 मिनट या इस तरह कुछ, तो वो हम इस डिस्कशन पे दोबारा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है, जो मैंने भी ओवर द टाइम लर्न किया है, वो ये कि ये जो मल्टी रेट DSP है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। यानी जब आप प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं इट्स नॉट मैजिक, यानी कि रादर इट्स सम क्लेवर मैथ। तो अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं।
तो आज यानी कि हमने अभी जब से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो आज हमने एक नया रिलेशनशिप डेवलप किया है, ठीक है, और उस रिलेशनशिप को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, और इस रिलेशनशिप को हम बार बार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और जब इस रिलेशनशिप के जरिए यानी हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को एलिवेट करते हैं कि एक इनपुट सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन, जिसको आप एक डिस्क्रीट टाइम फिल्टर में से गुजारते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एच ऑफ जी है, आउटपुट आपको वाई ऑफ एन मिलती है। फिर आप कहते हैं कि ये जो एच ऑफ जी है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो इस एच ऑफ जी की कोई एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है कि नहीं। जो लोग एफपीजीए वगैरह पे प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमेशा जो है वो एरिया मिनिमाइज करना चाह रहे होते हैं, जितना एफपीजीए का एरिया जो है वो आपका कोड जो है वो एक्वायर कर लेता है। तो एच ऑफ सी की एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो टर्न्स आउट की जो फॉर्मूला है तो दैट हेल्प्स कि आप एच ऑफ जी को जो है वो पॉलीफेज कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें। हमने कैपिटल एम को 3 लिया हुआ तो 3 कंपोनेंट्स बन गए, और पहला पॉलीफेज कंपोनेंट उसको कैपिटल ई सबस्क्रिप्ट 0 z⁻³ हम लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट जो है वो e1 z⁻³ है। फिर नेक्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट जो है वो e2 z⁻³ है। और फिर आपने क्या करना है, आपको नजर आ रहा है फॉर्मूला से कि हर पॉलीफेज कंपोनेंट को आपने सिस्टमैटिकली एक डिले एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाला जो पॉलीफेज कंपोनेंट है उसके साथ कोई डिले एलिमेंट नहीं है, नेक्स्ट पॉलीफेज कंपोनेंट के साथ डिले एलिमेंट z इनवर्स है, फिर नेक्स्ट वाले के साथ z2-2 है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में जब आप देखेंगे तो टोटल जो डिले बनेगा वो z2-2 बनेगा कैपिटल E2 की इनपुट पे। और अब ये जो चीज आपके पास आ गई है तो और फिर आपने इन सब चीजों को एड अप कर देना है, ये जो इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं ये। अब जिस चीज को मैं डॉटेड लाइन के जरिए लिख रहा हूँ, यानी कि मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ डॉटेड लाइन के जरिए, तो ये जो बॉक्स है ये सारी चीज जो है वो एच ऑफ जी का इक्विवेलेंट है। कहने का मकसद है कि अगर आपने एच ऑफ जी की पॉलीफेज डीकम्पोजिशन करनी है तो जो काम एच ऑफ जी का था तो वो इस बॉक्स के अंदर हो रहा है। यानी कि एच ऑफ जी इटसेल्फ क्या है कि एच ऑफ जी के बजाय 3 छोटे छोटे फिल्टर्स हैं और हर फिल्टर में अप्रोप्रिएट डिले के साथ इनपुट आ रही है और आपके पास आउटपुट है। तो अल्टीमेटली इस बॉक्स की इनपुट क्या है, वही है जो एक्स ऑफ एन है। अल्टीमेटली इस बॉक्स की आउटपुट क्या है, वही है जो वाई ऑफ एन है। अब एच ऑफ जी के अंदर आपने एक तरह से जूम कर लिया, या यूं कह लें कि एच ऑफ जी वाज अ बॉक्स टू यू। अब आपने उस बॉक्स को ओपन करके देख लिया कि व्हाट्स इनसाइड इट। जैसे कई दफा हम अपना सेल फोन ओपन करते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं, तो वी सी द सर्किटरी इनसाइड। तो एच ऑफ जी क्या चीज है, उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है जो पॉलीफेज डीकम्पोजिशन के जरिए है। अब हमने एच ऑफ जी को डीकम्पोज करना सीख लिया इनटू इट्स पॉलीफेज कंपोनेंट्स। अब हम अगली चीज पे जा रहे हैं कि लेट्स अप्लाई इट टू सम रियल सिस्टम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट्स डू द पॉलीफेज डीकम्पोजिशन of an decimeter system. तो थोड़ी देर के लिए आप इन चीज़ों को जो है वो यू शुड एक्सेप्ट देम एज ट्रूथ, ठीक है। डेफिनेटली यानी कि आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना जो क्रिटिकल माइंड है तो आप उसको जो है एक तरफ कर दें। डेफिनेटली लुक एट द थिंग्स इन अ क्रिटिकल वे, यानी कि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गुड, लेकिन ये है कि क्योंकि दीज आर प्रूवन कॉन्सेप्ट, तो अभी यानी कि यू गाइस शुड नॉट बिकम फुली स्केप्टिक। तो उसमें भी थोड़ा सा इसको आप अप्रूवल के साथ लेके चलें, फिर हम इस पे आएंगे कि व्हाट डिड वी एक्चुअली अचीव। तो एक डेसीमीटर सिस्टम जो अभी हम पिछले लेक्चर्स में बात करते रहे हैं, तो सबसे सिंप्लीफाइड उसकी ब्लॉक डायग्राम किस तरह की थी। हमने कहा था कि एक डेसीमीटर सिस्टम में इट्स अ कैस्केड ऑफ 2 ब्लॉक्स, ठीक है। इनपुट आपके पास एक्स ऑफ एन है, और सबसे पहले आप क्या करते हैं, यू डू सम फिल्टरिंग। किस मकसद के लिए, एंटी एलिसिंग फिल्टर है, ठीक है, कि कोई भी पॉसिबल एलिसिंग होनी है तो आप उसको रिमूव कर दें। उसके बाद फिर आप सैम्पलिंग रेट को ड्रॉप कर देते हैं बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल एम, और फिर ये कि अब आप जो इंडिविजुअल जो आपके पास आउटपुट्स हैं उनको लेबल कर सकते हैं कि फिल्टरिंग के बाद आपको जो सिग्नल मिलता है वो एक्स टिल्डा मिलता है, और डेसिमेशन के बाद जो आपको सिग्नल मिलता है फर्स्ट किया वो एक्स डी है, और टिल्डा भी लगा दें कि फिल्टरिंग भी हुई थी। तो एक्स टी ऑफ एन उसको आप रिलेट भी कर सकते हैं कि वो एक्स टिल्डा के साथ किस तरह से रिलेटेड है, एन कैपिटल एम, जो चीज़ें हम पहले लिखते रहे। तो ये अब आपके पास जो है वो डेसीमीटर सिस्टम है, ठीक है। ये जो मैं डॉटेड लाइंस लगा रहा हूँ
तो ये डॉटेड लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आपने इस तरह का एक सिस्टम बनाना हो, एक्स ऑफ एन है और आउटपुट पे आपके पास एक्स डी टिल्डा एन है, तो इस सिस्टम को आपने लिखा हुआ है डेसीमीटर सिस्टम। तो ये सबसे जो नीचे मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई है तो वो सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, यानी उसमें कोई डिटेल्स नहीं है। आप सिर्फ किसी भी बंदे को ये बता रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसकी इनपुट पे एक्स ऑफ एन अप्लाई करते हैं, आउटपुट पे आपको एक्स टिल्डा डी ऑफ एन मिलता है, और ये सिस्टम डेसीमीटर सिस्टम है। यानी कि अगर इनपुट पे सैम्पलिंग पीरियड कैपिटल टी है तो आउटपुट पे जो सैम्पलिंग पीरियड होगा तो दैट विल बी एम टाइम्स कैपिटल टी, जिसको आप टी प्राइम भी कह सकते हैं। फिर आप जिस भी बंदे को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आप बताते हैं कि व्हाट्स इनसाइड द डेसीमीटर सिस्टम। फिर डेसीमीटर सिस्टम के अंदर आपके क्या पता चलता है कि डेसीमीटर सिस्टम में एटलीस्ट एक लो पास फिल्टर होना चाहिए फॉर एंटी एलियासिंग, और उसमें एक कैपिटल एम को वैसे वो कंप्रेसर कहते हैं, लेकिन इन जनरल ये कौन सा ब्लॉक है? एक ऐसा ब्लॉक है जो कि सैंपल्स को थ्रो अवे करेगा। किस तरह से थ्रो अवे करेगा? इट विल थ्रो अवे कैपिटल एम माइनस वन सैंपल्स आफ्टर एवरी सैंपल, यानी कि हर दो सैंपल्स, हर सैंपल के बाद कैपिटल एम माइनस वन सैंपल डिस्कार्ड करने हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है? इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है। तो ये अब आपको पता चल गया, यानी ये वो डिटेल्स हैं जो पहले से ही थी, वैसे तो हमें पता, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम ये इन चीज़ों से गो थ्रू कर चुके हैं, ये डिटेल्स हमें ऑलरेडी पता है। अब हमने जो काम करना है वो ये कि पॉलीफेज डीकम्पोजिशन करनी है। तो पॉलीफेज डीकम्पोजिशन किस चीज़ की हो सकती है? फिल्टर की, किसी और चीज़ की नहीं हो सकती है। तो हमारा जो डेसीमीटर ब्लॉक है उसमें दो सब ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक जो पहला ब्लॉक है वो फिल्टर है, एंटी एलियासिंग फिल्टर। दूसरा ब्लॉक जो है इट थ्रोज अवे द सैंपल्स। जब आप पॉलीफेज डीकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स के ये ब्लॉक जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो इस ब्लॉक के साथ आपने कोई मामला करना है। अब वो कौन सा मामला करना है? वही के एच ऑफ जी की पॉलीफेज डीकम्पोजिशन लिखते हैं। एंड व्हाट इज दैट? जो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाई है। फिर दोबारा से आप एज्यूम कर लें कि आपने डेसिमेशन करनी थी बाय फैक्टर ऑफ 3। डेसिमेशन किसी भी और फैक्टर से हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि यू गाइस शुड ऑलवेज स्टिक टू 3। तो बी ओपन टू दैट के एम कुड बी एनी नंबर, ठीक है। तो एच ऑफ जी की पॉलीफेज डीकम्पोजिशन करें यूजिंग द फैक्ट कि एम इक्वल टू 3 है, तो वो क्या होगा? वो वही चीज़ है कि आपके पास 3 पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं। पहला पॉलीफेज कंपोनेंट E0 Z टू पावर 3, फिर E1 Z टू पावर 3, फिर E2 Z टू पावर 3, और जो इनपुट आ रही है तो वो आपने हर ब्लॉक को फीड करनी है। पहले ब्लॉक को इनपुट विदाउट डिले जाएगी, दूसरे ब्लॉक को यूनिट डिले के साथ इनपुट जाएगी, तीसरे ब्लॉक को 2 यूनिट्स के डिले के साथ इनपुट जाएगी। फिर आपने क्या किया था? ये जो सारे पॉलीफेज कंपोनेंट्स की जो आउटपुट है, ठीक है, वो आपने ऐड की थी। तो ये अब काम हो गया कि जो आपका एच ऑफ जी था, जब आपने उसको जूम किया या एक्सपैंड किया तो यू गॉट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एच ऑफ जी को आपने ये सब काम में स्प्रेड कर दिया। अब एच ऑफ जी के आगे कौन सा ब्लॉक लगा हुआ है? डेसीमीटर का ब्लॉक लगा हुआ है, तो वो या सैंपल थ्रोअर का ब्लॉक लगा हुआ है, जो भी इसको आप कह लें, ठीक है, डाउन एरो कैपिटल एम, तो वो ब्लॉक आपने यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये टॉप ब्लॉक, जो टॉप पे जो डायग्राम है और जो बॉटम पे जो डायग्राम है, आप कह लें कि बोथ ऑफ देम दे आर इक्विवेलेंट, तो एक जैसी हो गई है। अब यहाँ से ऑनवर्ड फिर अब हम ये काम कर रहे हैं कि अब हमने मजीद कुछ जो है वो डीएसपी बात करेंगे। अब उसमें एक फैक्ट हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास लेट मी सी, इस तरह की सिचुएशन है कि कोई से भी 2 एलटीएस सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनकी आउटपुट मैंने ऐड कर ली है, और उसके बाद फिर मैं जो है सैंपल्स ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इसकी जो यानी कि इक्विवेलेंस है वो इस तरह से है कि इक्विवेलेंटली आप एक ऐसा ब्लॉक बना सकते हैं जिसमें आप जो है वो हर जो एलटीएस सिस्टम था उसकी जो आउटपुट है उसको आप डाउन सैंपल कर लें बाय फैक्टर कैपिटल एम, और उसके बाद एडिशन कर लें। मतलब ये कि अगर आप इक्वेशंस लिखें और यकसुई के साथ बैठें और ब्रेनस्टॉर्म करें तो यू विल रीच दिस कंक्लूजन कि ये 2 ब्लॉक डायग्राम्स हैं, दे आर इक्विवेलेंट। मतलब क्या है कि जो एडिशन है और डेसिमेशन है, दीज कैन कम्यूट, तो कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि इनको स्वैप कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल एलटीएस सिस्टम्स की जो आउटपुट्स हैं उनको ऐड करके डाउन सैंपल करें, आप ये कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जो आउटपुट्स हैं उनको डाउन सैंपल करके ऐड करें। तो ये दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, एक मैथमेटिकल रिजल्ट है, एक क्लेम है, ठीक है, विच यू नीड टू एक्सेप्ट।
तो वंस वी एक्सेप्ट दिस क्लेम, तो जो हमारी जो ब्लॉक डायग्राम थी जो भी हमने बनाई हुई थी उसको हम दोबारा से बनाएंगे कि 3 पॉलीफेज कंपोनेंट्स हैं और पहले पॉलीफेज कंपोनेंट पे कोई डिले नहीं है, दूसरे पॉलीफेज कंपोनेंट पे यूनिट डिले आपको चाहिए, तीसरे पॉलीफेज कंपोनेंट पे आपको डिले चाहिए बाय फैक्टर ऑफ 2। उसके बाद फिर क्या था कि हम इनको ऐड करके डेसिमेट कर रहे थे। अब जो आइडेंटिटी है उसको हम यूटिलाइज हमने कर लिया, तो अब हम कह रहे हैं कि हम बजाय इसके कि ऐड करके डेसिमेट करें, हम डेसिमेट करके ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम डेसिमेट करके ऐड कर रहे हैं, तो डेसिमेशन करके वही एडिशन हो रही है। तो इवेंचुअली अब ये जो हमारी ब्लॉक डायग्राम जो चेंज होती जा रही है, जो इवॉल्व हो रही है, ये किस कंपोनेंट्स हैं उनके ट्रांसफर फंक्शन आप लिख सकते हैं। ये हो गया और हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद फिर वी हैव वन मोर आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी है जो हम पिछले किसी लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसमें ये था कि आप फिल्टरिंग और डेसिमेशन को भी स्वैप कर सकते हैं, उनको भी आप कम्यूट कर सकते हैं। जो हमने कहा था कि there are 2 systems which are equivalent। ठीक है, okay, so let me write that। वो ये था कि h z to power m और डेसिमेशन बाय फैक्टर ऑफ m, ये सिस्टम किसके इक्विवेलेंट है कि आप डेसिमेशन जो है वो पहले कर लें और फिल्टरिंग जो है वो आप बाद में कर लें। तो ये जो 2 सिस्टम्स अब मैंने नीचे बनाए हैं, तो दीज 2 सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है वो हम यूटिलाइज करेंगे टॉप ब्लॉक डायग्राम में। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल जो पॉलीफेज कंपोनेंट्स के जो ब्लॉक्स हैं और जो डेसिमीटर के ब्लॉक्स हैं, हम इनको स्वैप करेंगे। ठीक है, तो लेट मी स्वैप दैट। तो अब क्या मामला हो गया ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज अप्लाई करने के बाद कि जो डेसिमेशन है वो पहले आ गई है और जो फिर जो पॉलीफेज फिल्टर्स हैं, जो स्मॉल फिल्टर्स हैं, वो बाद में आ गए E0। और अब वो Z टू पावर भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपने फिल्टर चेंज किया है तो फिल्टर में जो पावर्स हैं दे आर गॉन, और ये आपके पास आ गया E2Z। और ये चीज़, और आउटपुट पे आप चीज़ों को वैसे ही ऐड करेंगे जैसे आप पहले ऐड कर रहे थे। तो अब यानी कि अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाता हूँ, यानी कि डॉटेड बॉक्स, तो ये वो बॉक्स है जो कि डेसिमेटर सिस्टम है। इसकी अल्टीमेट इनपुट कौन सी है, x ऑफ n, और इसकी अल्टीमेट आउटपुट कौन सी है, x टिल्डा d ऑफ n। ठीक है, और उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे मैं वो जो डिले एलिमेंट्स हैं, आई फॉरगॉट देम, z इनवर्स, तो ये आपके पास, और यहाँ पे आप कैपिटल M को लिख भी सकते हैं अपनी एग्जांपल के केस में कि ये 3 है, जैसे हम अपनी एग्जांपल में लेके चल रहे थे। तो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट a decimator system using polyphase decomposition। तो ये अभी हम इसको ब्लॉक डायग्राम जो इसकी टेक्स्ट बुक में है उसको हम देखते हैं कि वही चीज़ है कि नहीं है। तो फिगर 436 और 437 को आप थोड़ी देर के लिए यानी कि यू कैन लुक एट इट, यू कैन स्टेयर इट। देखें 436 में क्या हो रहा है, जिसमें हमने पहली आइडेंटिटी यूज की थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपने पॉलीफेज जो फिल्टर्स हैं उनकी आउटपुट्स को ऐड करके फिर डाउन सैंपल करना है, तो इट्स इक्विवेलेंट कि आप पहले पॉलीफेज जो फिल्टर्स हैं उनकी आउटपुट्स को डेसिमेट कर लें और फिर ऐड कर लें। यानी कि एडिशन और डेसिमेशन जो है इट्स कम्यूटेटिव, तो दे कैन बी स्वैप्ड। तो जो दूसरी ब्लॉक डायग्राम है जो 437 आपको नजर आ रही है, उसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी, दैट वाज आइडेंटिटी जो हमने पहले इस्तेमाल की थी। और उस आइडेंटिटी के जरिए हमने क्या किया, हमने जो रेट चेंज का जो ब्लॉक है जो जिसमें आप फिल्टर्स थ्रो अवे करते हैं, उसको आपने जो है वो स्वैप कर दिया है विद द पॉलीफेज फिल्टर्स ब्लॉक। तो इस सेकंड ब्लॉक डायग्राम के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, लेट मी गो बैक अ फ्यू पेजेस एंड देन यू गाइस कैन सी। तो ये फिगर 430, तो इस फिगर को हमने डिस्कस किया था, और इसमें ये कि ये जो आपके पास 2 ब्लॉक डायग्राम्स हैं
फिगर ए में और फिगर बी में, तो हमने कहा था कि दीज ब्लॉक डायग्राम्स आर इक्विवेलेंट, और वो हमने जो इक्विवेलेंस है वो मैथमेटिकली प्रूव भी की थी, ठीक है। तो इधर यू गाइस कैन गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाकई इक्विवेलेंट हैं। अदरवाइज जैसे हमने कई दफ़ा एक्सप्लिसिटली क्लास में मेंशन किया हुआ है कि सच डेरिवेशंस और प्रूव्स आर नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो उसका मतलब ये है कि यू गाइस कैन जस्ट बिलीव इन दैट कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ठीक है। और वंस अगेन कि इस तरह की जो इक्विवेलेंस है कि डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम्स आर इक्विवेलेंट, तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि इस तरह का डेटा जो है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करें, और एक्सपेक्टेशन यही होगी कि यू गाइस अंडरस्टैंड इट और आप इसको सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो इक्विवेलेंस है वो हमने यूटिलाइज की है, जिसके जरिए हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम आई है, विच इज ब्लॉक डायग्राम इन फिगर 437। तो ये जेनेरिक है, डेफिनेटली उन्होंने कैपिटल एम को कुछ भी एज्यूम नहीं किया, जिसकी वजह से वी सी द डॉट्स के देयर कुड बी मेनी सच ब्लॉक्स, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, इन जनरल कैपिटल एम ब्रांचेस होंगी। तो अब हमारे पास वो डिस्कशन आ रही है कि ये जब आपने डेसिमेशन सिस्टम को पॉलीफेज फिल्टर्स के जरिए, पॉलीफेज कंपोनेंट्स के जरिए इंप्लीमेंट किया है, तो हाउ मेनी कंप्यूटेशनल सेविंग्स डिड यू गेट, ठीक है। तो उसकी तरफ हम लोग वापस आते हैं। तो एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के क्वेश्चंस की वजह से कि यानी यू गाइस वांट टू फील गुड अबाउट इट, जो कि अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए फिर शायद यही कर सकते हैं कि जो होमवर्क 3 आप लोगों का ड्यू है, विच वी वांट टू पोस्ट ईदर टुडे और टुमारो, उसमें हम एक दो क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, जिसमें फिक्टिशियस सिग्नल्स को आप जो है वो डेसिमेट करना या इंटरपोलेट करना सीखें यूजिंग पॉलीफेज डिकम्पोजिशन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में फर्जी सिग्नल बना के और इंडिविजुअल पॉइंट्स पे हमने आउटपुट्स वगैरह लेबल की थी, स्केच की थी, तो उसी तरह की एक्सरसाइज में भी आपको अपने होमवर्क्स में करनी चाहिए। एंड देन यू गाइस विल बी एबल टू सी कि अगर आप ओरिजिनल तरीके से फिल्टरिंग करते हैं तो क्या होता, और अगर आप पॉलीफेज के जरिए कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू दिस ओरिजिनल थिंग कि डेसिमेटर सिस्टम है वो कौन सी दो चीज़ों से बना हुआ है। उसमें आपको एंटी एलियासिंग फिल्टर चाहिए होता है, फिर आप सैंपल्स ड्रॉप करते हैं बाय फैक्टर ऑफ कैपिटल एम। सो दिस इज द डेसिमेटर सिस्टम। आर यू गाइस एबल टू लिसन टू मी? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? yes, चलें, यहाँ पे अभी लाइट की इंटरप्शन हुई है, तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि जो मेरा इथरनेट कनेक्शन है तो डज इट हैज समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रिसिटी। चलें, शायद इसका बैकअप है। ओके, तो लेट मी प्रोसीड। तो ये हमारे पास डेसिमेटर सिस्टम जो है उसकी ब्लॉक डायग्राम है, और इसमें जो फिल्टर है HFZ उस पर हमारा इंटरेस्ट है। तो अब हम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की सेविंग की बात करें, तो उसके लिए मैं फिर थोड़ा सा चीज़ों को एग्जाम्पलीफाई करता हूँ कि लेट HFZ बी एन FIR फिल्टर, कि लो पास फिल्टर तो है लेकिन उसकी नेचर क्या है कि इट्स एन FIR फिल्टर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स का मतलब यही है कि हम लिख भी देते हैं कि FIR फिल्टर है और उसके पास इस FIR फिल्टर में कितने सैंपल्स हैं, कैपिटल N सैंपल्स हैं, ठीक है। तो फिर जो FIR फिल्टर है, फर्ज किया मैं एक फर्जी FIR फिल्टर बनाता हूँ, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो फर्ज किया ये एक फिल्टर है और FIR फिल्टर है क्योंकि इसमें सिर्फ टोटल जो है वो 3 ही सैंपल्स हैं, तो मैं इसके बारे में आई वांट टू टॉक अबाउट इट। तो इस H ऑफ N को आपने स्केच कर दिया है, इसको आप लिख भी सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि डेल ऑफ N प्लस 2 डेल ऑफ N माइनस 1 प्लस डेल ऑफ N माइनस 2। और इसी तरह से आप आउटपुट इनपुट या इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं कि पहली इक्वेशन आपके पास कौन सी थी, दैट वाज द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अगर आपने इम्पल्स रिस्पांस की इक्वेशन से ही अगर आपने इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप लिखनी है, तो जहाँ जहाँ पे इम्पल्स है वहाँ पे आप यानी कि डेल्टा को x से रिप्लेस करें तो h जो है इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय y। तो ये अब आपके पास इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपके पास आ गया है।
और यहाँ पे होगा xn-2। और फिर ये जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है जो इस इक्वेशन में नजर आ रहा है, इसको आप स्केच कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट स्केचिंग। इसकी हम स्केचिंग करते हैं और ये हो गया। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो जिसकी वजह से इट डजंट लुक ब्यूटीफुल, लेकिन अदरवाइज इनके यू कैन स्केच इट इन अ गुड वे। तो ये जो हमारे पास ऊपर जो हमने इनपुट आउटपुट इक्वेशन लिखी है, तो हमने सिंपली उस इक्वेशन की ब्लॉक डायग्राम बना दी है, ठीक है। और यू कैन सी कि हो क्या रहा है कि आउटपुट कैसे बनती है कि आप इनपुट को एज इट इज गुजार देते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सबसे पहले जो आपके पास एक्स ऑफ एन है, तो उसके साथ स्केलिंग फैक्टर 1 है जो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो वो 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप आउटपुट को डिले करते हैं बाय 1, वो जो चीज़ है वो कहाँ पे आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है। जब आप जी इनवर्स ब्लॉक में से गुजारते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक्स ऑफ n-1 यानी कि डिलेड इनपुट आती है। फिर ये जो है इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, वो मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और उसके बाद फर्दर क्या है कि आउटपुट को आप डिले करते हैं बाय 2, तो वो जो डिले है बाय 2 वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक्स ऑफ n-2। यहाँ पे भी जी इनवर्स होगा, 2 डिलेज में से गुजर के एक्स ऑफ n-2 हो जाएगा। और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय स्केलिंग फैक्टर ऑफ 1, वो जो स्केलिंग फैक्टर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद आप इंडिविजुअल जो आउटपुट्स हैं उनको आप ऐड अप कर लेते हैं। तो मकसद ये है कि जो ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई है, इवन दो कि इट डजंट लुक वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम जो है दैट इज द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। मे बी मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूँ कि हमने एक फर्जी एच ऑफ एन के लिए इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप लिखा है, y ऑफ n इक्वल्स x ऑफ n प्लस 2 x ऑफ n-1 प्लस x ऑफ n-2। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये ब्लॉक डायग्राम, ये जो इक्वेशन है इसको मुझे ग्राफिकली स्केच करके दें। उसका स्केच हमने कैसे बनाया है कि आपके पास इनपुट आ रही है, ठीक है, तो इनपुट को आप डिले में से गुजारें, ठीक है, और फिर आप क्या है कि उसको एक दफ़ा मजीद जो है वो डिले में से गुजारें, और जो इनपुट है उसको डायरेक्टली आप कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास पहली टर्म बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। और फिर डिले के बाद आपके पास कौन सी चीज़ आई है, एक्स ऑफ n-1, उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये जो आपके पास टर्म है ये कौन सी टर्म है, तो वो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म। फिर आपने इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, यू हैव टू ऐड देम टुगेदर, ठीक है। तो ये जब आप पहले एडर में से गुजारेंगे तो ये 2 टर्म्स आपके पास ऐड हो जाएंगी। और इसी तरह से फिर आपने एक मजीद डिले में से गुजारा है, तो यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आई है ये क्या है, एक्स ऑफ n-2। इसको कौन से स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो कौन सी चीज़ है, इज दिस थिंग, ठीक है। और फिर ये जो पहली 2 टर्म्स की आउटपुट थी, इसको आप तीसरी जो टर्म है उसके साथ आप ऐड करेंगे, तो जो चीज़ आपके पास बन जाएगी वो कौन सी चीज़ होगी, दैट इज y ऑफ n। ये हमें करने की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जो ओरिजिनल हमारे पास फिल्टर है कि मेरे पास एक x ऑफ n है, मैंने उसको एक FIR फिल्टर में से गुजारना है जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस h ऑफ z है, आउटपुट मेरे पास y ऑफ n आएगी। तो ये जो फिल्टर है जिसको हम अभी थोड़ी देर के लिए हम FIR फिल्टर एज्यूम कर रहे हैं, तो मैं इसकी कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर रहा हूँ कि FIR फिल्टर में कौन सी एक चीज़ है जो आपको ज़हन में रखनी है। FIR फिल्टर के लिए यू नीड टू नो द लेंथ ऑफ द फिल्टर। कई दफ़ा इसको हम लेंथ कहते हैं, कई दफ़ा हम इसको कहते हैं कि टैप्स कहते हैं, या जो कुछ भी। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे कि जो फिल्टर की लेंथ है वो क्या है, n, कैपिटल N। इस फिल्टर में n सैंपल्स हैं अगर आप टाइम डोमेन में देखेंगे। तो अगर n सैंपल्स हों तो इस फिल्टर में कंप्यूटेशंस कितनी हो रही हैं। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है इसी को अगर आप जनरलाइज कर लें फॉर एन FIR फिल्टर विद कैपिटल N सैंपल्स, तो यू गाइज विल सी के एक FIR
फिल्टर जिसकी लेंथ कैपिटल एन हो, यानी उस एफ फिल्टर में कैपिटल एन सैंपल्स हो, तो आपको कितनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती हैं? टेल मी, आप मुझे बताएं कि कितनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती हैं। तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए होती हैं तो वो कैपिटल एन आपको चाहिए होती हैं, और फिर कितनी एडिशंस आपको चाहिए होती हैं फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि जब इनपुट जो है व्हेन इट गोज इनसाइड द फिल्टर, तो मल्टीप्लिकेशंस कितनी हो रही हैं, एडिशंस कितनी हो रही हैं। तो एडिशंस जो हैं दे आर n-1, ठीक है। तो जैसे अभी ये जो हमारे पास जो फिल्टर जो एग्जाम्पल फिल्टर हमने बनाया हुआ है, इसमें क्या है कि कैपिटल एन वॉज 3 सैंपल्स थे। तो आप देख लें, वेरीफाई कर लें कि वाकई मल्टीप्लिकेशन 3 हैं कि नहीं और वाकई एडिशन 2 हैं कि नहीं। कहाँ कहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं? ये जो है ये आपके पास पहली मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके पास दूसरी मल्टीप्लिकेशन है, और ये आपके पास तीसरी मल्टीप्लिकेशन है। यानी इन तीनों मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि इनपुट या उसकी डिलेड कॉपीज जो हैं वो किस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं? कोएफिशिएंट्स के साथ। तो 3 मल्टीप्लिकेशंस हैं और एडिशंस कहाँ पे हैं? ये एक एडिशन आपको नजर आ रही है और ये एक एडिशन आपको नजर आ रही है। तो आपको 2 एडर्स चाहिए और आपको 3 मल्टीप्लायर्स चाहिए, ठीक है। तो इन जनरल आपको n मल्टीप्लायर्स चाहिए होंगे और n-1 जो है वो एडर्स चाहिए होंगे फॉर एन FIR फिल्टर ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। मकसद क्या है कि FIR फिल्टर का क्या मतलब होगा कि उसके कुछ भी सैंपल्स हैं जो कि 0 इंडेक्स से फर्स्ट के स्टार्ट हो रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे सैंपल्स हैं लेकिन स्टिल फाइनाइट हैं। जो लास्ट सैंपल है वो इंडेक्स n-1 पे है। तो ये एक ऐसा एच ऑफ एन है जिसमें कैपिटल एन सैंपल्स हैं, और हर सैंपल जो है उसका आप वो भी लिख लें मैग्नीट्यूड भी, कि पहला जो सैंपल है उसका मैग्नीट्यूड A0 है, नेक्स्ट सैंपल का मैग्नीट्यूड A1 है, लास्ट सैंपल जो है उसका मैग्नीट्यूड AN-1 है। फिर आप ये जो एच ऑफ एन है इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट? आप कहेंगे कि इन जनरल क्या होगा कि ए के मल्टीप्लाई होगा डेल ऑफ n माइनस के के साथ, एंड देयर आर हाउ मेनी सच टर्म्स? कैपिटल N, ठीक है। और इंडेक्सिंग किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हो रही है? k की रिस्पेक्ट से, तो k गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल n-1। ये जो चीज है क्या चीज है? दैट इज बेसिकली द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन FIR फिल्टर। तो इस इक्वेशन को देख के भी हमें नजर आ रहा है कि इन जनरल क्या होगा कि वी नीड n मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, अगर आपने इस फिल्टर को इम्प्लीमेंट करना है, एंड वी नीड कैपिटल n-1 एडिशंस, ठीक है। तो ये सेम डिस्कशन जो है वो IR फिल्टर्स के लिए भी हो सकती है, लेकिन अभी हम यानी कि किसी भी एक एग्जांपल के जरिए सिचुएशन वाजे करना चाह रहे हैं तो हम FIR फिल्टर कह रहे हैं। तो अब हम अपने पॉलीफेज जो डिस्कशन है उसकी तरफ वापस आते हैं, ठीक है। अब हमने पॉलीफेज के जरिए कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट किया था? डेसीमीटर सिस्टम को। तो डेसीमीटर सिस्टम में क्या होता था? पहले आप एंटी एलियासिंग फिल्टर लगाते हैं, उसके बाद फिर आप सैंपल्स ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल FIR फिल्टर है इसके बारे में हमें पता है कि वी नीड n मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, और वी नीड n-1 एडिशंस अगर इस फिल्टर को आप एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन आपने क्या किया है कि पॉलीफेज डीकम्पोजिशन के जरिए किया है। तो पॉलीफेज डीकम्पोजिशन के जरिए क्या हो रहा था? वो जो कुछ भी हमने किया था तो उसको आप रीड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने काम किया था कि सब कुछ करने के बाद हमारे पास डेसीमीटर जो है वो रेट चेंज वाला ब्लॉक आ रहा था, उसके बाद फिर हमारे पास हमारे फिल्टर का ब्लॉक था, ठीक है, जो पॉलीफेज जो हमारे फिल्टर्स थे जो स्मॉल फिल्टर्स हैं, ठीक है, और इवेंचुअली फिर हम इनको ऐड अप कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास E0Z है और यहाँ पे आपके पास E1Z है, यहाँ पे आपके पास E2Z है और यहाँ पे डिलेज भी हैं। अब क्योंकि आपने देखना है कि आपने कितनी सेविंग की है, यानी कि ये जो HF-Z है इसको आपने किस चीज़ से बदल दिया है, यानी इसके बजाय आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है? ये जो 3 छोटे छोटे फिल्टर्स हैं इनको इस्तेमाल किया है, एज्यूमिंग दैट के कैपिटल M3 है। अगर कैपिटल M4 हो 5 हो तो उतने ही आपके पास कंपोनेंट्स होंगे। तो अभी आपने क्या किया है कि HF-Z के बजाय आपने ये चीज़ इस्तेमाल की है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो मैंने कैपिटल ईज इस्तेमाल किए हैं, जो स्मॉल साइज फिल्टर इस्तेमाल किए हैं, तो उसके जरिए मुझे कुछ सेविंग हो रही है, ये क्लेम है हमारे पास। तो उस क्लेम को हमने वेरीफाई करना है। जब आप इसको देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये जो स्मॉल जो पॉलीफेज फिल्टर्स हैं वो भी दे आर ऑल्सो FIR फिल्टर्स, ठीक है, लेकिन उनकी लेंथ कम है। ये सारे FIR फिल्टर्स हैं लेकिन उनकी लेंथ कम है, और हर पॉलीफेज कंपोनेंट या फिल्टर जो है उसकी लेंथ कितनी है? जो
ईच इंडिविजुअल पॉलीफेज फिल्टर है व्हाट इज इट्स लेंथ, उसकी जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ओरिजिनली आपके पास जो FR फिल्टर था उसमें कैपिटल N कॉफिशिएंट्स थे या कैपिटल N उसके सैंपल्स थे। अब हर इंडिविजुअल पॉलीफेज कंपोनेंट के जो सैंपल्स हैं वो कैपिटल N बाय M है, यानी कि N बाय M जो सैंपल्स हैं वो E0 के हैं, N बाय M सैंपल्स जो हैं वो E1 के हैं, इसी तरह से N बाय M सैंपल्स जो हैं वो E2 के हैं। ठीक है, अब फर्दर फिर आगे चलते हैं। अब हम कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं। तो ओरिजिनल जो आपके पास FIR फिल्टर था जिसकी लेंथ n है, मतलब ये कि उस इम्पल्स रिस्पॉन्स में n सैंपल हैं, तो उसमें क्या मामला हो रहा था कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस नीडेड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में एक सैंपल जब इनपुट का आता है तो उसके लिए कितनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, वो आपने देखा था कि कैपिटल N। इस तरह फिर आप कह लें कि ओरिजिनल फिल्टर के लिए जो एडिशंस हैं वो जब आपको यूनिट टाइम में चाहिए तो वो कितनी थी, कैपिटल N माइनस 1। अब ये ओरिजिनल के लिए आपने लिख लिया है। अब आप कहें कि जब हमने पॉलीफेज डिकम्पोजिशन किया है तो अब क्या मामला हो रहा है। ठीक है, उसमें ये मामला है कि हर जो पॉलीफेज कंपोनेंट है या हर जो स्मॉल फिल्टर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय M। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशंस आपको चाहिए तो वो आपने लिख दिया N बाय M, और इसी तरह से जो एडिशंस आपको चाहिए वो आपने लिख दिया और एडिशंस आपको चाहिए होंगी कैपिटल N डिवाइडेड बाय M माइनस 1। और यहाँ पे अभी आप एक चीज़ और जो है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे वो ये है कि यहाँ पे एक फैक्टर आपके पास आता है 1 बाय M का फैक्टर, और यहाँ पे भी आपके पास 1 बाय M का फैक्टर जो है वो आपके पास आता है। तो अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस हैं, दीज आर नीडेड बाय वन पॉलीफेज कंपोनेंट। और हमारे पास कितने पॉलीफेज कंपोनेंट हैं या कितने फिल्टर्स हैं, तो वी हैव कैपिटल M पॉलीफेज कंपोनेंट्स और फिल्टर्स, जिसकी वजह से आपके पास जो टोटल जो चीज़ आती है वो अब हम लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यानी कि ओरिजिनल केस में क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और पॉलीफेज जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस केस में क्या है। मल्टीप्लिकेशंस कितनी चाहिए आपको, n चाहिए। एडिशंस आपको कितनी चाहिए, n माइनस 1 चाहिए। पॉलीफेज के केस में आपको जो मल्टीप्लिकेशंस चाहिए दोज आर n बाय m इन टोटल, और एडिशंस जो आपको चाहिए तो वो है n बाय m माइनस 1 और फिर प्लस m माइनस 1। तो ये अब आपके पास कंप्यूटेशनल कॉस्ट का कंपैरिजन है। इसमें कुछ चीज़ें अभी मैंने वजाहत से एक्सप्लेन नहीं की हैं, तो अभी के लिए मे बी आप इस रिजल्ट पे आ जाएं मेरे साथ, क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो कुछ भी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है मैं आपको कम्युनिकेट करूं। बट ऑफ कोर्स यानी कि हमारे पास हमारी लिमिटेशंस हैं, टाइम भी लिमिटेड है, और जो हमारा मीडियम है ऑफ इंटरेक्शन वो ऑनलाइन है, तो उसमें थोड़ा सा आप कह लें कि वी रिमेन लेस इफेक्टिव। लेकिन अभी आप लास्ट चीज़ पे आ जाएं, ये जो हमारे पास रिजल्ट जो आ चुका हुआ है फाइनल, जिसमें कंप्यूटेशनल सेविंग्स हैं। अब वो आपने कैसे देखनी है वो आप देख लें कि जस्ट पिक कैपिटल N और कैपिटल M टू बी लार्ज नंबर्स। टिपिकली जो फिल्टर्स होते हैं, जिस तरह के फिल्टर्स मैंने अपने PhD रिसर्च के दौरान जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया, तो ऐसे फिल्टर्स होते हैं आपके जब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह बना रहे होते हैं। ऑफ कोर्स सेम वुड बी द सिनेरियो इन एनी अदर एप्लीकेशन। अगर आप स्पीच प्रोसेसिंग में जाएंगे या आप कंप्यूटर विजन में कहीं और किसी और चीज़ में जाएंगे, इमेज प्रोसेसिंग में, तो फिल्टर्स जो हैं दे हैव FIR फिल्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी लेंथ जो है वो थाउजेंड्स में भी होती है, मिलियंस में भी होती है, लेकिन स्टिल यानी कि दे आर फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स। तो अगर मैं एज्यूम करूँ कि जो मेरा FIR फिल्टर है, कोई भी एक फिल्टर जिसको हम सोच रहे हैं, तो उसमें 1000 सैंपल्स हैं। ऑफ कोर्स यानी कि
1000 इज अ बिग नंबर बट इट इज स्टिल अ फाइनाइट नंबर, यानी कि अगर आपने एक फिल्टर बनाया जिसके 1000 सैंपल्स हैं उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स में, इसका मतलब स्टिल ये नहीं है कि वो इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर बन गया, इट इज स्टिल एन एफ आई आर फिल्टर। आई आर नहीं है, लेकिन उसमें टिपिकली इस तरह के सैंपल्स होते हैं क्योंकि फिल्टर्स आर क्वाइट इंटेंसिव, तो उसमें इतने कॉफिशिएंट्स होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यू गिव मी डेसिमेटेड सिग्नल जिसमें डेसिमेशन फैक्टर हो 10, के जो सैम्पलिंग रेट है उसको बाय फैक्टर ऑफ 10 आप ड्रॉप करें, तो अगर ये जो नंबर्स मैंने बता दिए हैं आपको, तो इसके जरिए आप कॉस्ट सेविंग्स जो है वो इजीली देख लें। ये जो ओरिजिनल फिल्टर है तो वो कितनी मल्टीप्लिकेशंस आपसे मांगेगा, 1000, ठीक है, और कितनी एडिशंस आपसे मांगेगा, 999, ठीक है। और जो पॉलीफेज डिकम्पोजिशन के जरिए जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम आती है, इट लुक्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट लुक्स मोर अगली, ठीक है, लेकिन उसमें सेविंग है। अब जो मल्टीप्लिकेशंस आ रही हैं, टोटल मल्टीप्लिकेशंस वो कितनी आ रही हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 10, उसको 100 मल्टीप्लिकेशंस चाहिए। और एडिशंस कितनी चाहिए, n बाय m 100 है, 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 99 और प्लस m माइनस 1 प्लस 9, ठीक है। तो ये जितना भी नंबर आपके पास हो जाता है 108। तो अब इसको आप कंपैरिजन कर लें, यानी कि ओरिजिनल अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको 1000 मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, अब आपको 100 मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशंस हैं दे हैव रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 10, और ओरिजिनली जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें आपको 999 यानी रफली 1000 ही आपको जो है वो एडिशंस चाहिए थी, तो अब आपको एडिशंस कितनी चाहिए, 108। तो यहाँ पे भी बाय फैक्टर ऑफ 10 रफली आपको सेविंग हुई है। तो यानी अगर आपने एक फिल्टर को उसके पॉलीफेज कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है और फर्ज किया कि आपने 10 पॉलीफेज कंपोनेंट्स बनाए हैं, तो उससे क्या हुआ है कि एक फिल्टर के बजाय 10 छोटे फिल्टर्स बन गए, और हर छोटा फिल्टर जो है व्हेन इट डज इट्स जॉब, तो नेक्स्ट जो वर्क है, जो भी ऑपरेशन है, इट्स इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल फिल्टरिंग ऑपरेशन। और उसमें फिर कॉम्पिटिशनल सेविंग कितनी है, बाय फैक्टर ऑफ 10 रफली, यानी कि ऑन ऑन एवरेज नहीं कहना चाहिए, रफली स्पीकिंग ये कि आपको 10 बाय फैक्टर ऑफ 10, ये भी नहीं कि 1000 में से 10 कम चाहिए होते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि ओरिजिनली आपको 1000 मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो अब आपको 990 चाहिए, आपको पहले 1000 चाहिए थी तो अब 100 चाहिए मल्टीप्लिकेशन। इसी सेम इज द केस विद एडिशन। तो आपके पास ह्यूज जो है वो कॉस्ट सेविंग है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब ये है कि अगर आप दोनों फिल्टर्स को रन करें, यानी ओरिजिनल फिल्टर भी इंप्लीमेंट करके चला दें, पॉलीफेज जो डिकम्पोजिशन के जरिए जो आपने ब्लॉक डायग्राम बनाई है उसको भी इंप्लीमेंट करके चला दें, तो कंप्यूटेशनल सेविंग्स को आप दूसरी तरह इस तरह समझ सकते हैं कि जो पॉलीफेज वाली जो आपकी ब्लॉक डायग्राम है उसके जरिए जो फिल्टर है इट विल रन 10 टाइम्स फास्टर कंपेयर टू द ओरिजिनल फिल्टर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के जो है वो क्वेश्चंस ले सकता हूँ, यानी कि इफ यू गाइस वांट टू आस्क समथिंग, ठीक है, अदरवाइज यानी कि जो हमारा फ्लो है उसके मुताबिक आई विल सी के व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू टॉक अबाउट। जो FIR फिल्टर में टाइम डिले हो रहा है उसको आप किस में कंपनसेट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में टाइम डिले, आप कह लें कि टाइम डिले के बारे में हम थोड़ा और तरह से बात करेंगे। टाइम डिले जस्ट मीन्स कि एक ऐसा ब्लॉक है जो आपकी आउटपुट को होल्ड करके रखता है फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। तो जैसे जिन लोगों ने डिजिटल डिज़ाइन और इस तरह के आप लोगों ने कोर्स डेफिनेटली लिए हुए हैं अपने अंडरग्रेड में, जिसमें आप लोग जो है वो या वेरीलॉग वगैरह कर रहे होते हैं, तो आप क्लॉक बनाते हैं, फिर आप कहते हैं कि क्लॉक के राइजिंग एज पे ही एक्शन होगा। तो डिले जो ब्लॉक है उसका काम यही है कि वो इनपुट को फर्ज किया इस टाइम इंस्टेंट पे अगर रिसीव करता है तो उसने इनपुट को होल्ड करके रखना है, और उसने इनपुट को आउटपुट पे कब रिलीज करना है, नेक्स्ट राइजिंग एज पे। तो टाइम डिले ब्लॉक का ये काम है कि इन दी एंड जो आपके सर्किट्स हैं दे आर क्लॉक्ड, तो वो उनको सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद फिर उनको रिलीज करते हैं। तो जो टाइम डिले का जो मामला है वो ये है कि नंबर ऑफ टाइम डिले एलिमेंट्स जो हैं दे रिमेन द सेम इन बोथ केसेस, यानी कि चाहे आप एक एफआईआर फिल्टर को ओरिजिनल वे में इम्प्लीमेंट करें और चाहे आप उसकी जो है वो पॉलीफेज डिकम्पोजिशन आप करें। यानी
यानी जो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हैं तो दे वॉन्ट बी सेम ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन में, और जो पॉलीफेज के जरिए जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सेम नहीं होंगे, लेकिन वो जो चेंज है दैट वुड बी माइनर। या उसको अगर आप थोड़ा सा अभी ज़हन में स्केच करना शुरू करते हैं कि 1000 लेंथ का फिल्टर है और अगर हमने उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना है तो दैट मीन्स कि मुझे 1000 डिले एलिमेंट्स चाहिए होंगे रफली, या 999 चाहिए होंगे। और अगर हम उसको पॉलीफेज के जरिए करें तो पॉलीफेज में आपको कहता हूँ कि आप मुझे 15 पॉलीफेज कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दें ओरिजिनल सीक्वेंस को, या 5 पॉलीफेज कंपोनेंट में स्प्लिट कर दें, तो जितना मैं वो नंबर स्पेसिफाई करूंगा आपको उतने डिले एलिमेंट्स चाहिए होंगे। तो दैट जस्ट टेल्स मी के इवन जो डिले एलिमेंट्स हैं जो कि एक हार्डवेयर है, छोटी सी चीज है, ठीक है, तो उसमें भी आपको सेविंग है कि ओरिजिनली आपको ज्यादा डिले एलिमेंट्स चाहिए थे, अब कम चाहिए। पहले आपको ओरिजिनल वे में जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल N डिले एलिमेंट्स चाहिए, जब आप पॉलीफेज के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल M डिले एलिमेंट्स चाहिए। तो टिपिकली जो कैपिटल N है वो बिग नंबर होता है, यानी कि आपका जो FIR फिल्टर है उसमें कितने सैंपल्स होंगे। और ये जो पॉलीफेज कंपोनेंट्स में जब आप स्प्लिटिंग करते हैं तो दैट इज टिपिकली अ स्मॉल नंबर, यानी कि अगर मेरे पास लेंथ 1000 का FIR फिल्टर है, एक ऐसा FIR फिल्टर जिसके इम्पल्स रिस्पॉन्स में 1000 सैंपल्स हैं, तो मैं यानी कि मोस्ट लाइकली आई वोंट से कि इसके 1000 पॉलीफेज कंपोनेंट्स बना दें। टिपिकली आई विल से कि ये जो भी मेरे पास सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के 10 सब सीक्वेंस बना दें, 15 सब सीक्वेंस बना दें, 20 सब सीक्वेंस बना दें। तो टिपिकली जो है वो कैपिटल M जो है इट रिमेन्स मच लेस देन कैपिटल M, तो जिसकी वजह से ये आपको डिले एलिमेंट्स में भी आपको सेविंग मिल सकती है। बाकी मेरे ख्याल में यही है कि आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने एक डमी सिग्नल लेके और हमने सिचुएशन को एग्जाम्पलीफाई कर लिया था, और फिर हम उसी सिग्नल को लेके हम हर ब्लॉक की जो इंटरमीडिएट आउटपुट है वहां पे हम सिग्नल्स वगैरह स्केच कर रहे थे। तो सेम एक्सरसाइज कुड बी डन फॉर दिस केस एज वेल, लेकिन क्योंकि हम आज का टाइम एक तरह से एग्जॉस्ट कर चुके हुए हैं तो आई एम रिलक्टेंट टू डू दैट। और हो सकता है कि वो हम आपसे वैसे ही जो है होमवर्क वगैरह में पूछ लें या एग्जाम में पूछ लें, एंड इट शुड बी ओके। यानी कि अगर आपके पास ब्लॉक डायग्राम हमने प्रिंट करके आपको दी हुई है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉक डायग्राम, कि अगर ये ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को मिल जाती है तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई मसला नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है देयर शुड बी नो रीजन कि आप इसमें इंडिविजुअल आउटपुट्स कंप्यूट ना कर सके। यानी कि इंडिविजुअल आउटपुट्स जब आपको एक रूल बताया गया है, यानी कि ब्लॉक डायग्राम क्या होती है, इट्स अ रूल कि हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आपको रूल पता है तो यू शुड बी एबल टू कंप्यूट आउटपुट एट इंडिविजुअल एट ईच पॉइंट, ठीक है। उसकी जो अप्रिसिएशन है दैट्स अ सेकंड थिंग कि आपने चीजें कर ली हैं लेकिन फिर भी यू गाइस आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो दैट रिक्वायर्स पेशेंस। यानी अब ये जो मैंने एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम बना दी है तो दैट इज माय डेसिमीटर सिस्टम। कौन से केस में? व्हेन कैपिटल M इक्वल टू 2। अब इस केस में अगर मैं आपसे होमवर्क में या एग्जाम में मैं पूछता हूँ कि आप मुझे आउटपुट स्केच कर दें हर पॉइंट पे, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करूंगा तो आई विल डू ऑल द थिंग्स केयरफुली। जैसे मुझे पता है कि मैंने 2 पॉलीफेज कंपोनेंट्स आपसे बनवाने हैं, तो जो भी फिल्टर होगा H ऑफ N, तो उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स में मैं कम से कम भी जो है वो 4 सैंपल्स तो रखूंगा, ठीक है। इट कुड बी मोर देन 4, 5 और 6। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सैंपल्स हैं, इनके आर्बिट्रेरी एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं। ये मेरा H ऑफ N है। जब आप पॉलीफेज कंपोनेंट्स वगैरह बनाएंगे तो आपको पता है कि हर इंडिविजुअल पॉलीफेज कंपोनेंट में आपके पास, अगर टाइम डोमेन में आप देख रहे हैं यानी कि E0 और E1 देख रहे हैं, तो उसमें आपके पास 3 सैंपल्स आएंगे। कौन कौन से 3 होंगे? पहले वाले में पहला होगा, तीसरा होगा और फिर 5वां होगा, और जो लेफ्ट ओवर है वो दूसरे में होंगे। और इसी तरह से अगर ये कैपिटल E की फॉर्म में अगर हमने आपको चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं तो उसमें हो सकता है कि मैं आपको इस तरह के एक्सप्रेशन अगर मैं आपको देता हूँ कि E0 ऑफ Z इक्वल्स Z इनवर्स और फिर प्लस 3Z माइनस 2, और इसी तरह से E1 ऑफ Z जो है वो मैं आपको कहता हूँ कि इट इज Z माइनस 2 प्लस 4Z माइनस 3। तो यू गाइज नो कि इसको कैसे नेविगेट करना है। और
इनपुट सिग्नल भी हम आपको दे देते हैं कि एक इनपुट है जिसमें सिर्फ 2 ही सैंपल्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप इसको आगे चलाते रहें। यानी कि एक्स ऑफ एन है, इसकी डेसिमेशन करनी है बाय फैक्टर ऑफ 2, तो 0 इंडेक्स पे आप सैंपल रखेंगे, दूसरा सैंपल आप ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे एक ही सैंपल आपके पास आएगा। इसमें आपको यहाँ पे पहले आपको टाइम डिले देंगे, उसके बाद आप करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पे आउटपुट पे 0 नजर आ रही है, लेकिन वेन एवर आई विल मेक अ क्वेश्चन फॉर इवेल्यूशन तो यहाँ पे नॉन जीरो आउटपुट्स होंगी, और फिर ये जो भी आपके पास सीक्वेंसेस वगैरह आएंगे तो यू कैन टेक देयर जी ट्रांसफॉर्म, और ये जी ट्रांसफॉर्म्स आपके पास गिवन है, तो आप आउटपुट इजीली रीच वाई ऑफ एन। और फिर कंपैरिजन के लिए कि आपने पॉलीफेज के जरिए सही काम किया कि नहीं किया, तो आई कुड से कि अब जो है सेम इनपुट एक्स ऑफ एन को गुजारें थ्रू एच ऑफ जी जो ओरिजिनल फिल्टर था, और आप मुझे आउटपुट वाई ऑफ एन कंप्यूट करके दें। और ये जो पहला सिस्टम था उसमें जो आउटपुट है अल्टीमेट आउटपुट उसको वाई सब ए ऑफ एन कह लें, दूसरी सिस्टम में जो आउटपुट है उसको वाई सब बी ऑफ एन कह लें। और क्योंकि दोनों सिस्टम्स इक्विवेलेंट हैं तो सिस्टम ए और सिस्टम बी की जो आउटपुट्स हैं दे शुड बी इक्वल, ठीक है। और एच एफ जी का एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स इट विल बी गिवन टू यू। तो दैट्स द थिंग। यानी इस पे डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एग्जांपल्स जो कि मेरे टेक्स्ट बुक में मिसिंग है, तो आई विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट देम। और वो चीज़ मुझे खुद देखनी है कि कौन सी चीज़ हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, कौन सी चीज़ एग्जाम में दे रहे हैं। ऑफ कोर्स यानी वही सब कुछ होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे हट के कुछ नहीं होगा। तो होपफुली जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो यू गाइस विल स्टार्ट टू फील बेटर अबाउट इट। तो अभी मेरे ख्याल में हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, तो हमने सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है जब हम काम करेंगे पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरपोलेशन फिल्टर। जो इंटरपोलेशन सिस्टम है उसकी भी पॉलीफेज इम्प्लीमेंटेशन हम करने की कोशिश करेंगे। जो इंटरपोलेटर हम बनाते हैं जिसमें हम जीरो पैडिंग करते हैं और उसके बाद हम फिल्टरिंग करते हैं, तो सेम जो फिल्टर वहाँ पे है उसको हम पॉलीफेज फिल्टर्स जो काफ़ी सारे होते हैं उनसे हम रिप्लेस करेंगे। यही सेम डिस्कशन थोड़ी सी हम करेंगे। और इसमें भी यही कि जो कॉस्ट सेविंग है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन वो हम हाईलाइट करेंगे, एंड देन विल बी काइंड ऑफ फॉर्मली डन विद दिस चैप्टर। और ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आई थिंक इट विल कंज्यूम 30 मिनट्स और सो। फिर ये होगा कि आई विल बी विलिंग टू टेक योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलीफेज या उससे पहले जो बातें हो चुकी हैं, एंड देन विल ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, जितना भी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अभी भी है कि आप लोग अपनी अटेंडेंस तो लगाएं ही लगाएं। उसके अलावा ये कि आज जो हमने डिस्कशन किया है, तो जो भी आप लोगों के लेक्चर के मिडल में क्वेश्चंस थे, अगर सेम क्वेश्चंस वही दोबारा से आ रहे हैं कि पॉलीफेज डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिल रहा है, और यानी कि यू गाइस आर स्टिल नॉट एबल टू अप्रिशिएट, तो उसमें मैं आपको यही फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं और ये जो मेनली ब्लॉक डायग्राम्स वो लें, फर्जी सिग्नल बनाएं और सिंपल सिंपल एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करें। स्मॉल m की वैल्यूज रखें, स्मॉल l की वैल्यूज रखें, और यानी कि जस्ट ट्राई टू कंप्यूट द आउटपुट टू सी व्हाट हैपेंस। तो लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है पहले से मुख्तलिफ है तो डू लेट मी नो। ओके, मैं